अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक्सट्रीमली सॉरी, इतनी देर से बाद आ रहा हूँ बिकॉज ऑफ द सीवियर वर्कलोड। आई वाज़न्ट एबल टू अपलोड एनी काइंड ऑफ अ थिंग। सो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये दुआ पढ़ लीजिएगा आप लोग सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बिला। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। जी, ये MCQs नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, बायो सेंसर इज़ यूज टू मेजर। अब बायो सेंसर्स क्या होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। ये ऐसे सेंसर्स होते हैं जो कि मेडिकल डिवाइसेस में लगे हुए होते हैं टू सेंस दी सम बायोलॉजिकली कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनिज्म और अ मॉलिक्यूल। तो ये किसी बायोकेमिकल को या बायोकेमिकली कंस्ट्रक्टेड मॉलिक्यूल को सेंस कर लेंगे, उसकी क्वांटिटी को, या किसी ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस को भी सेंस कर लेते हैं। तो ये बायो सेंसर्स जो हैं बेसिकली ये सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होते हैं, कौन सी ऐसे मेजरिंग डिवाइस में यूज़ होते हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करने के लिए, बॉडी का पीएच लेवल चेक करने के लिए, हेमोग्लोबिन का लेवल चेक करने के लिए, या सलाइनिटी इन यूरिन को चेक करने के लिए। सलाइनिटी यूरिन का मतलब है कि यूरिन जो है वो कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना ज़्यादा बेसिक है। तो इन चारों में से क्या ऐसी चीज़ है जिसकी मेजरमेंट के लिए बायो सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं? And the right answer is ब्लड ग्लूकोज एंड वायरसेस। अब ये जो हमारे घरों में ग्लूकोज मेयरिंग डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू हम ब्लड शुगर मेयर कर रहे होते हैं, रैंडम और फास्टिंग दोनों, इनके अंदर कुछ बायो सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट को जो है ना वो ब्लड में मेजर कर लेते हैं और फिर वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाते हैं। सो बेसिकली बायो सेंसर्स जो हैं वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करने के लिए एंड इन सर्टेन केसेस कुछ वायरसेस वगैरह को ब्लड में चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वन। Alright, Einstein's famous equation which states that mass and energy are interchangeable is। आइंस्टाइन ने एक बड़ी मशहूर इतनी इक्वेशन दी थी ना, उसमें कहा था कि अगर कोई भी मास जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या है वो फेमस उसकी इक्वेशन? E इक्वल्स टू MC स्क्वायर इक्वल्स टू सेंटीमीटर स्क्वायर, M इक्वल्स टू EC स्क्वायर, M इक्वल्स टू CE स्क्वायर। तो इट्स वेरी फेमस, आई बिलीव ये आप सबको याद होगा। या इट्स E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। और ये पिक्चर में आप ये आइंस्टाइन साहब देख रहे हैं, इन्होंने अपनी जो है वो ये थ्योरी दी थी कि कोई भी मास जो है अगर हम उसको स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कराएं, ट्वाइस ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट्स ही सेड E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। नेक्स्ट वन। ऑलराइट, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़। ये इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है? कोलम, एम्पियर, वोल्ट और वॉट। अब देखो ये सवाल बहुत सिंपल सा है, ठीक है, बट इसमें बेइंतहा लोग जो हैं वो गलत आंसर देते हैं। कोई एम्पियर कर देगा, तो कोई कोलम कर देगा, तो कोई वोल्ट कर देगा, तो कोई वॉट कर देगा। ऑब्वियसली इसमें से कोई एक करेक्ट है, बट नोबडी विल टिक ऑन द राइट वन एक्सेप्ट फ्यू। तो बेसिकली ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिक करंट का वो है एम्पियर। ओके, या दिस एम्पियर। अब एम्पियर जो है वो मैं थोड़ा सा बैक करके एक दो चीज़ें और आपको डिफाइन कर दूं। नाउ वी नो दैट द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। वो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है? इट्स नथिंग बट जस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं, तो उसको हम करंट कह देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं, और उसको हम एम्पियर में नापते हैं। कोलम जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज है। तो बेसिकली जो चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है उसको कोलम में नापा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो कितना चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज तो है बट उसकी क्या वैल्यू निकल रही है वो कोलम में होगी। और वोल्ट और वॉट, वोल्ट बेसिकली ये आप कह लें कि इट्स बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मैं अभी यहाँ पे कैसे समझाऊँ? एक कोई कंडक्टिंग वायर हो, यानी ऐसी कंडक्टिंग वायर का मतलब है कि कोई ऐसी वायर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हो या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती हो, और उसके दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस निकल रहा है, यानी कि इतने इतने एरिया में कितना जो है वो करंट
ट्रैवल कर गया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम वोल्ट कहते हैं। और वो कितने पावर के साथ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, उसको हम वॉट कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको आप खुद भी देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी पिक्चर नहीं है, वरना मैं ज़्यादा अच्छे से समझाता आपको। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम एम्पियर में नापते हैं, और उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम कूलम में नापते हैं। और वोल्ट जो है बेसिकली इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर, और वॉट इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप कि कुछ इसका जो है आपको आइडिया हुआ हो। ऑलराइट, तो अब आपके पास ये क्वेश्चन है 39, द प्रिंसिपल गैस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज़। ये जो हमारी अर्थ है इसका जो एटमॉस्फेयर है, ये जो कवरिंग हमारी अर्थ के ऊपर हुई हुई है कुछ एक गैसवस मिक्सचर की, जिसको हम एटमॉस्फेयर या उर्दू में हम आबो हवा कह रहे होते हैं, उसमें जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जा रही है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? And the right answer is nitrogen, and its percentage is 78%, और हमारी एटमॉस्फेयर में कुछ 21% ऑक्सीजन है। नाउ इट माइट बी सरप्राइजिंग फॉर मैनी पीपल कि यार इतनी सारी नाइट्रोजन है एंड वी नीड ऑक्सीजन विच इज़ ओनली 21%, सो हाउ वी आर गोना सर्वाइव? सो इट्स क्वाइट सिंपल, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये एटमॉस्फेयर में यकीनन नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जो है वो कम है, बट द एबिलिटी ऑफ आवर लंग्स, हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर जो एबिलिटी है वो सिर्फ ऑक्सीजन को कैच करने की है, बिकॉज एक ख़ास किस्म का मॉलिक्यूल है हमारी ब्लड के अंदर जिसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो सिर्फ ऑक्सीजन से ही कंबाइन होता है। सो व्हेन हेमोग्लोबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स ऑक्सी हेमोग्लोबिन, एंड दिस ऑक्सी हेमोग्लोबिन गिव्स द रेड कलर टू आवर ब्लड। सो मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, तो आप ये समझ लें कि यकीनन 97% नाइट्रोजन ही हमारी बॉडी में जा रही होती है जब हम पूरी एयर इनहेल कर रहे होते हैं, बट वो सब जो है वो एक्सहेलेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकल जाती है, और सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वही बाइंड आउट हो पाते हैं हेमोग्लोबिन के साथ। एंड बिकॉज हेमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन को बाइंड करने की ही कैपेसिटी है। सो द क्वेश्चन वाज ये था, क्वेश्चन जो था वो ये था कि प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूंट है गैस का, गैस कॉन्स्टिट्यूंट जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में वो कौन सी है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में? तो वो तो नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद फिर ऑक्सीजन है, और फिर ये दूसरी गैसेज आती हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज़ ड्राई आइस? ड्राई आइस जो है वो क्या है? क्या वो सॉलिड ऑक्सीजन है, क्या वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो सॉलिड हाइड्रोजन है, या वो सॉलिड नाइट्रोजन है? द राइट आंसर इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको ड्राई आइस भी कहा जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ ड्राई आइस, ऑलराइट, और इसको बहुत ज़्यादा कंडेंस किया जाता है तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इट बिकम्स इन अ फॉर्म ऑफ अ सॉलिड, एंड the dry ice formula is the solid carbon dioxide. Let's move on. Okay, what are the primary colors? प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? बेसिकली जो प्राइमरी कलर्स हैं, बाकी जो जितने भी कलर्स हैं फिर वो इन्हीं के मिक्सचर्स से बने। तो क्या है वो 3 प्राइमरी कलर्स? वाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड, येलो, ब्लू, रेड, ऑरेंज, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू, and the right answer is red, green and blue. Yeah, these are the primary colors, red, green and blue. Okay, इनके फिर मिलाप से फिर दूसरे सेकेंडरी कलर्स मिल जाते हैं, लाइक ब्लू एंड रेड मिलेगा तो ये कुछ मैग्नीटा टाइप का कलर बनेगा। रेड को अगर ग्रीन से मिला दें तो ये येलो बन जाएगा, और फिर ब्लू को ग्रीन से मिला दें तो ये साइन कलर का कलर बनेगा। सो फिर बाकी कलर्स बनते जाएंगे। सो द प्राइमरी कलर्स आर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब इसमें इख्तिलाफ है, कुछ लोग येलो भी कह रहे होते हैं, कुछ भी कह रहे होते हैं, बट मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये लगाया है यहाँ पे। इट्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू द प्राइमरी कलर। ओके, लेट्स मूव ऑन। कैरेट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन। बहुत कॉमन क्वेश्चन, आप सबको पता होगा कि कैरेट जो है, गाजर में कौन सा विटामिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी या विटामिन डी? एंड द राइट आंसर इज obviously it's vitamin A, good for vision and the growth of the muscles. हमारी ह्यूमन आई के अंदर
दो फोटो रिसेप्टर्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ये उन फोटो रिसेप्टर्स को जो है वो काफ़ी तक़वियत प्रोवाइड करता है, सो विजन अच्छी रहती है, गुड फॉर विजन एंड गुड फॉर मसल्स ग्रोथ एज वेल। विटामिन ए, richest vitamin in carrot. Let's move on. Okay, so the deficiency of dash causes loss of appetite and poor growth. ये तीन ऑप्शन आपके सामने हैं, जिंक, आयोडीन और कॉपर। इन तीनों में से किसी एक इंग्रेडिएंट की कमी की वजह से क्या होगा, भूख नहीं लगेगी और ग्रोथ बहुत कम होगी, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, भूख नहीं लग रही होती और पुअर ग्रोथ हो रही होती है। तो क्या जिंक की कमी की वजह से होती है, आयोडीन या कॉपर? सो लेट्स फाइंड आउट। ऑब्वियसली इट्स जिंक, जिंक से ज़िंदगी, ठीक है, ये बड़ा चला था, ठीक है। तो जिंक जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक जो है बहुत सारे काम कर रहा होता है। उसमें दो जो मेन इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो मसले होंगे, दो वो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि भूख बहुत कम लग रही होती है उस शख्स को और उसकी ग्रोथ बड़ी पुअर हो रही होती है क्योंकि उसकी डाइट में जिंक नहीं होता। लेट्स मूव ऑन। मेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, मेट्रोलॉजी जो है वो किस चीज़ की स्टडी है, सीजन्स की, एटमॉस्फेयर्स की, एयर एंड साउंड्स की, विंड्स एंड क्लाउड्स की। एंड द राइट आंसर इज एटमॉस्फेयर की, ऑब्वियसली मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। लेट्स मूव ऑन। ओके, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज। अब देखें परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में 78%, फिर ऑक्सीजन 21%। और अब ये कभी कभी ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन पूछी गई है, आप लोग ये मत समझिएगा कि ऐसे उठा के सवाल यहाँ डाल दिए, दे आर कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो ये तो आपको याद करने ही करने हैं सवाल, इसके अलावा भी आप अपनी तैयारी करते रहें। तो अब यहाँ CO2 की कंसंट्रेशन पूछी गई, 0.039%, 3.9, 13% या 30%। एंड द राइट आंसर इज 0.39%, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो परसेंटेज है, इसको रट लीजिएगा, ये 0.039, दैट्स इट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। द गैस कॉमनली नोन एज अ लॉफिंग गैस, उस गैस का नाम बताएं जिसको हम लॉफिंग गैस भी कहते हैं, बिकॉज इट बेसिकली एक्टिवेट्स सम सेंटर इन अवर ब्रेन, द सेंटर ऑफ लॉफ यू नो। तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या वो नाइट्रस ऑक्साइड है, क्या वो सोडियम ऑक्साइड है? तो ये लॉफिंग गैस है, ये इसको सूंघने से जो है वो कुछ ब्रेन के अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाती है, कुछ उसके टचिंग पॉइंट्स होते हैं ब्रेन के, कुछ जोन्स होते हैं ऐसे लॉफिंग जोन्स, वो ट्रिगर हो जाते हैं तो फिर इंसान हंसता ही रहता है। तो इनमें से क्या है, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड? एंड द राइट आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, इसको ये और भी पर्पसेस के लिए यूज होती है, बट दिस नाइट्रस ऑक्साइड इज नोन एज द लॉफिंग गैस। यू कैन सी दैट जोकर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज, ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, उर्दू में इसको बोलते हैं ज़ियाई तालीफ और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो मेकिंग फॉर्मेशन ऑफ द फूड फ्रॉम इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये प्लांट्स जो कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है भैया? वाटर से, सॉल्ट से, मिनरल से या ग्लूकोज से? अब जिसमें आप में से जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है वो ठग से इसका आंसर बता देगा कि ये व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन दैट यूज इन फोटोसिंथेसिस। सो यस, इट्स वाटर, H2O। ये जो वाटर जो है, जो कि जाइलम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा होता है प्लांट के, सही है। दो पर्टिकुलर आप कह लें कि वेन्स हैं या दो वेसल्स हैं प्लांट में, एक फ्लोएम है, एक जाइलम है। फ्लोएम फूड प्रोवाइड कर रही होती है, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वगैरह, और वाटर जो है वो जाइलम के थ्रू जा रहा होता है। तो ये वाटर बेसिकली जो है ये प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस के पूरे अमल में। लेट्स मूव ऑन। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड, ठीक है, हवा की जो स्पीड होती है उसको मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? एनोमोमीटर, सही पढ़ा मैंने इसको? एनेमोमीटर, यस। बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। एंड द राइट आंसर इज एनेमोमीटर। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये बेसिकली हवा की स्पीड को मेजर कर लेता है। तो पीछे वाले जो हैं वो क्या हैं? बैरोमीटर जो है बेसिकली ये ब्लड प्रेशर जो है उसको मेयर कर रहा होता है, बैरोमीटर,
बेसिकली प्रेशर को मेयर कर रहा होता है। हाइड्रोमीटर आपको पता है वाटर की कैपेसिटी को मेयर कर रहा होता है, और हाइग्रोमीटर जो है वो आई बिलीव ये ह्यूमिडिटी को शायद कर रहा हूँ मैं, इसमें कंफर्म नहीं हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। हाइग्रोमीटर आई बिलीव ये ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। सो द स्पीड ऑफ विंड इज़ मेजर्ड बाय एनेमोमीटर, और इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ जो कि दिखाया हुआ भी है। लेट्स मूव ऑन। द नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स आर कंपोज्ड ऑफ, ये जो नेचुरली फैट्स और ऑयल्स होते हैं इसकी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन जो है वो क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यप, एंड द राइट आंसर इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो है बेसिकली फैट्स और ऑयल्स जो हैं वो उनकी कंपोजिशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया बेसिकली, इसके साथ फिर कोई ना कोई रेडिकल अटैच होता है। ठीक है, ये एक ख़ास फैशन में अगर अरेंज हो जाएं तो उनको हम फैटी एसिड्स कहते हैं, और ये 3 फैटी एसिड्स अगर एक साथ बन जाएं तो इसे हम ग्लाइसिरोल कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। या आप देख लें कि यहाँ पर रेडिकल की जगह यहाँ पर ये OH मॉलिक्यूल है जिसको ओल कहा जाता है, OH OH OH, और ये तीनों जो हैं यहाँ पे ये फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स इस फैशन में अरेंज हुए हैं। इनके साथ जब ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाता है तो ये ग्लाइसरोल बन जाएगा, और इसको थोड़ा सा और अगर अरेंज कर दें तो इसके साथ एक और फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा तो ये ट्राइग्लाइसराइड बन जाता है, और वाटर ये गिव अप कर देता है। खैर बेसिकली केमिस्ट्री में नहीं जाते, आप थोड़ा सिंपल रखें चीज़ों को। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं फैट्स के और ऑयल्स के। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज़ मेजर्ड इन, जो आप हम खाना वाना खा रहे हैं इसके अंदर जो एनर्जी ताकत हमें मिल रही है उसको हम किससे मेयर कर रहे होते हैं? जूल, कैलोरी, टेस्ला, प्रोटीन्स। एंड द राइट आंसर इज कैलोरीज, राइट। इस पे बड़ा झगड़ा है ना, इतनी कैलोरीज लो, इतनी कैलोरीज मत लो, वरना मोटे हो जाओगे, समथिंग लाइक दैट। सो कैलोरीज आर द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन फूड। लेट्स मूव ऑन। विंड एनर्जी कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग एनर्जी। अब ये जो विंड एनर्जी है इसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो सकती है। कौन सी विंड एनर्जी की कौन सी चीज़ को यूटिलाइज करते हुए? मैं फिर सवाल पढ़ देता हूँ। विंड एनर्जी कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग डैश एनर्जी, यानी विंड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकती है कौन सी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए? पोटेंशियल एनर्जी को, ट्रांसवर्स एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को, या मैकेनिकल एनर्जी को? द राइट आंसर इज काइनेटिक एनर्जी। यस, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी। देखें, काइनेटिक एनर्जी इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू मोशन, राइट। कोई भी चीज़ अगर अपनी मूवमेंट में होगी, मोशन में होगी, और उससे उसके अंदर जो एनर्जी उस टाइम होगी वो काइनेटिक एनर्जी कहलाई जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में हो, बैठा हुआ हो, तो उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो मूव कर सके। तो जैसे जैसे चीज़ अपनी रेस्टिंग कंडीशन को छोड़कर मूवमेंट की कंडीशन में आना शुरू होती है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो से होते होते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अब आप देखें यहाँ पर ये एक विंड टरबाइन है। जब हवा यूँ चल रही होती है स्पीड में तो इससे ये टरबाइन घूमती है, तो ये टरबाइन घूम रही है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी पैदा हो रही है, बिकॉज दिस काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो इसकी मूवमेंट की वजह से ख़ास एनर्जी पैदा हुई जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और उस काइनेटिक एनर्जी को ये लोग यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। आई होप कि थोड़ी बहुत फिजिक्स की समझ में आ गई हो आपको। लेट्स मूव ऑन। वाटर कवर्स डैश ऑफ द अर्थ सरफेस। कितने परसेंट पानी है हमारी दुनिया की सरफेस में? 60%, 65%, 70% या 75%? लेट्स फाइंड आउट। कुछ 70% वाटर है हमारी अर्थ की पूरी सरफेस पे, सो ऑलमोस्ट 25 to 30% लैंड है ओनली। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड। AC को DC में जो कन्वर्ट करता है वो कौन सा डिवाइस है जो कि AC यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है? एनेमोमीटर, बैटरी, गैल्वेनोमीटर, रेक्टिफायर। अब इसका तो आपको पता लग गया कि ये डिवाइस तो जो है वो विंड की जो स्पीड है उसको मेयर कर रहा होता है। सो लेट्स फाइंड आउट कि बाकी की डिवाइसेस में से कौन सा वो डिवाइस है।
इट्स रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो कि ख़ास डिवाइस है। आपको इस तरह के बोर्ड्स नज़र आते होंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स इस तरह के आपको नज़र आते होंगे सीपीयू के अंदर और डिफरेंट जगहों पे। उनके अंदर इस तरह के सर्किट्स लगे हुए होते हैं, रेक्टिफायर्स लगे होते हैं जो कि अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सो इट्स रेक्टिफायर। ऑलराइट, द गिटार हैज़ हाउ मेनी स्ट्रिंग्स? वेल, इट्स क्वाइट अनयूजुअल क्वेश्चन। बड़ा अनयूजुअल से क्वेश्चन है कि गिटार के अंदर कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, ये अपनी तरफ से कोई क्वेश्चंस नहीं डाले गए हैं, बड़े केयरफुली एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चंस हैं डिफरेंट सोर्सेज से जो कि पेपर्स में आए हुए हैं। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं, सो आपको याद रखना, इट्स अ जनरल नॉलेज। गिटार की जो है वो कितनी स्ट्रिंग्स हैं? 4, 5, 6 या 7? अब अगर कोई म्यूजिशियन आप में से सुन रहा होगा इस चीज़ को तो वो तो जल्दी से बता देगा, बट इट्स क्वाइट न्यू फॉर मी एज़ वेल। तो गिटार की बेसिकली जो है वो 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, 6 स्ट्रिंग्स होती हैं। आप यहाँ गिन लें, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, बेसिकली 6 स्ट्रिंग्स होती हैं। आई डोंट नो इसमें कोई और इन्वेंशन हो गई हो, 7वीं 8वीं भी आ गई हो, या वो एक अलग चीज़ है, बट ऑन अ वेरी बेसिक लेवल पे जो गिटार होता है उसकी 6 स्ट्रिंग्स होती हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, दैट्स व्हाई आई प्लेस्ड इट हियर। ऑलराइट, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट। हार्ट की जो भी मूवमेंट है उसको मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस है? कार्डियोग्राफ, सेस्मोग्राफ, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। एंड इट्स सुपर सिंपल, इसका जवाब आप सबको याद आता है, या इट्स कार्डियोग्राफ। ठीक है, तो ये जो हार्ट की जो मूवमेंट हो रही होती है उसको कार्डियोग्राफ जो है वो शो करा रहा होता है। और ये जो मूवमेंट जो होती है बेसिकली इसको हम ईसीजी कहते हैं, इलेक्ट्रियोकार्डियोग्राम। तो ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल वर्ड्स हैं, कार्डियोग्राफ या ईसीजी। इट ऑल शोज़ द मूवमेंट ऑफ हार्ट। एक हार्ट जो है वो कितनी नॉर्मल वे में मूव कर रहा है, या ट्रैकेकार्डिया है या ब्रेडिकार्डिया है, यानी हार्ट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है या बहुत कम हो गई है। इसको ग्राफिकली जो है वो ये कार्डियोग्राफ या ईसीजी बता रहा होता है। लेट्स मूव ऑन। ओके, अ पर्सन सीटेड इन फ्रंट ऑफ अ फायर रिसीव्स हीट बाय। हम अभी आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, हम किसी भी जलती हुई चीज़ के आगे बैठ जाएं, देन वी फील वार्म, वी फील गुड, राइट? तो वो जो हीट हमें जो पहुंच रही है हमारी बॉडी को, वो किस फॉर्म के अंदर पहुंच रही है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, या नन ऑफ दीज? ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि किसी भी गर्म चीज़ के आगे या आग के आगे जो बंदा बैठा होता है तो उसको वो जो हीट पहुंच रही होती है वो इन चारों फिनोमेनाज में से, तीनों फिनोमेनाज में से कौन सा फिनोमेना के थ्रू पहुंच रही होती है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, या कोई और ही फिनोमेना? नन ऑफ दीज। ऑलराइट, सो इट्स रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू जो है वो हीट पहुंच रही होती है। ये मैंने एक पिक्चर लगाई हुई, इसको आप थोड़ा थॉरली देख लीजिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये अगर एक बंदा अपने हाथ यहाँ पे ऐसे सेक रहा है आग के आगे, तो ये फायर से जो हीट एनर्जी जा रही है वो रेडिएशन के थ्रू जा रही है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक हो गया? अगर हम किसी क्लोज्ड कन्फाइंड बाउंड्री के अंदर कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं तो जो हीट एनर्जी पहुंच रही है वो कन्वेक्शन के थ्रू पहुंच रही है। और अगर हम कोई वेसल के थ्रू किसी कोई एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो जो हीट एनर्जी पहुंच रही है वो कंडक्शन के थ्रू पहुंच रही है। सही है, तो ये आपके सामने ये पिक्चर है, आप देखते रहिएगा इसको, जब समझ लें लेट्स मूव ऑन। और हमेशा याद में रखिएगा, हीट एनर्जी जो होती है वो इट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, राइट? तो हीट एनर्जी के ट्रैवल करने के लिए एक ये ख़ास कंडीशन है कि ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रैवल करेगी। अगर आपके हाथ उस वक्त कोल्ड हैं, यस दे विल टेक अप द हीट। और कब तक हीट एनर्जी ट्रैवल करती रहेगी? जब तक दोनों तरफ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ना हो जाए, यानी जितनी हीट एनर्जी यहाँ पर से निकल रही है उतनी ही आपके हाथों में भी अब है। सो इतना इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश हो जाए, जब तक ये जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती रहती है। इसको थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। ओके, बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय। कौन साहब है जिन्होंने बैटरी इन्वेंट की थी? वोल्टा, हीरो, फर्मी, या मैमान? एंड द राइट आंसर इज एल्सेंड्रो वोल्टा। ये एल्सेंड्रो वोल्टा का स्केच है। इन्होंने जो है वो बैटरी इन्वेंट की थी। इनके साथ एक फेलो भी थे इनके, उनका नाम था जॉन स्टारिंग फेलो। Alessandro Volta invented the battery. Let's move on. The nearest planet to the sun is, I think ये शायद सवाल रिपीट हो गया है। Well, it's quite easy. Nearest planet जो है वो सन का कौन सा है? Mercury, Venus, Mars, Jupiter. या इट्स मर्करी। ओके, ये सन है और आप ये पोजिशनिंग में देख लें सारी, ये सन है, फिर ये मर्करी है, फिर सेकंड पे वीनस है और थर्ड पे हमारी अर्थ आती है। सवाल ये पूछा जाता है कि अर्थ जो है वो कौन से नंबर पर आती है? सो इट्स थर्ड।
और फिर मार्स आ गया, फिर ये एक और एक छोटी सी सेलेस्टियल बॉडी है जिसको सेरिस कहते हैं, बट ये मोस्टली इंक्लूड नहीं होता। फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को तो अब खैर डॉर्फ प्लैनेट कंसिडर किया गया है। पिक्चर बेसिकली बहुत पुरानी है, इस वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा दिख रहा होगा। सो मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन और द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। लेट्स मूव ऑन। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज, यूनिवर्स की जो इंट्रोपी है क्या वो बढ़ रही है, कम हो रही है, कांस्टेंट है? नन ऑफ दिस। इंट्रोपी कहते हैं असल में बिखरने को, चीज़ों के बिखरने को, ठीक है। डिस्टर्बेंस को कहते हैं बेसिकली कि यूनिवर्स जो है उसके अंदर डिस्टर्बेंस जो है वो उसकी हर चीज़ में वो बढ़ रही है, कम हो रही है, कांस्टेंट है, क्या है? सो ऑब्वियसली इंट्रोपी जो है यूनिवर्स की वो इंक्रीज़ हो रही है, वो बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे ये एक सिस्टमेटिक फॉर्म में था, अब इसमें इंट्रोपी आ गई तो उसमें हलचल मच गई। और ये क्यों मच गई? बिकॉज इसके अंदर एनर्जी बहुत सारी शामिल हो गई। तो जब कोई चीज़ लो एनर्जी के साथ होती है तो उसमें इंट्रोपी कम होती है, और जब कोई चीज़ हाई एनर्जी के साथ होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। समथिंग हैपन टू आवर यूनिवर्स एज वेल बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। हमारी जो एटमॉस्फेरिक इंट्रोपी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है। वैसे इंट्रोपी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सॉल्टी वाटर कैन बी मेड प्योर बाय द मेथड ऑफ, ये जो खारा पानी है उसको हम प्योर बना सकते हैं, बताइए कौन से मेथड से बना सकते हैं? फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, क्रोमेटोग्राफी या डिस्टिलेशन? इट्स अ प्योर केमिस्ट्री क्वेश्चन। ऑलराइट, सो वी कैन मेक द सॉल्टी वाटर प्योर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, राइट? डिस्टिलेशन के थ्रू। डिस्टिलेशन के अंदर क्या है, देखें ये इस तरह की सेमेट्री होती है, आप लोगों ने केमिस्ट्री की लैब में किया होगा। यहाँ पर बीच में कंडेंसर लगा होता है, इधर कलेक्टर होता है यहाँ पे बीकर, और ये एक फनल होता है यहाँ पे। इसको हीट किया जाता है, इसके अंदर ये पानी रखा हुआ है सॉल्टी वाटर वाला, और इसको जब हीट किया गया तो यहाँ से गैस निकली है वाटर की, यानी वाटर जो है वो वेपर्स फॉर्म के अंदर होता 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 है अब यहाँ कंडेंसर में आता है। तो ये कंडेंसर जो है ये बेसिकली इस ट्यूब के बाहर एक ख़ास किस्म की ये थिक सी ट्यूब है जिसके अंदर कोल्ड वाटर जमा होता है। तो जैसे ये वेपर्स इधर यहाँ पर आते हैं, इनको बड़ा कोल्ड एटमॉस्फेयर मिलता है और ये फिर जमना शुरू हो जाते हैं, कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए इसको कंडेंसर कहा गया है। तो जैसे ही कंडेंस होते हैं वाटर वेपर्स, यानी ये मिलना शुरू हो जाते हैं, फिर से वाटर बन जाते हैं, और दूसरी तरफ से जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें वाटर मिल जाता है। तो नीचे क्या रह गया, यहाँ पे सॉल्ट रह गया, ठीक है। तो सॉल्टी वाटर जो है उसको डिस्टिलेशन इस तरह से हम कर सकते हैं कि वो, क्योंकि मिनरल तो वेपर नहीं बनेगा, सॉल्ट तो वेपर नहीं बनेगा, वो नीचे रह गया, प्योर वाटर जो है उसके वेपर्स बने, और यहाँ जाके वो वेपर्स जो फिर से कंडेंस हो गए लिक्विड में, और उस लिक्विड को हमने यहाँ से कलेक्ट कर लिया। तो दैट्स द डिस्टिलेशन, राइट। दूसरे जो मेथड्स हैं, फिल्ट्रेशन का मेथड अलग है। फिल्ट्रेशन के मेथड में क्या होता है कि कोई भी इम्प्योरिटी जो होती है उसको हम ऊपर किसी मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो फ़िल्टर कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हम घर में पानी को या किसी भी चीज़ को जो है वो साफ़ कर लेते हैं, या आप कह लें कि हम जैसे आटे को छान रहे होते हैं तो ऊपर उसकी एक मेम्ब्रेन के थ्रू छान रहे हैं ना आटे को छन्नी के ज़रिए। सो दैट्स फिल्ट्रेशन। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली, क्रोमा जो है वर्ड इसका मतलब होता है कलर, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी जो है बेसिकली यूज़ होती है कलर्स की सेपरेशन के अंदर। इसकी भी बहुत टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी की, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन क्रोमेटोग्राफी, फ्रूट क्रोमेटोग्राफी। सो बहुत सारे ऐसे कलरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनको हमें अलग करना होता है उनकी डेंसिटी के हिसाब से। तो ये क्रोमेटोग्राफी वहाँ यूज़ होती है। डिस्टिलेशन, वी नो दैट कि डिस्टिलेशन के ज़रिए हम सॉल्टी वाटर को प्योर बना सकते हैं। एवोपरेशन आप सबको पता है। एवोपरेशन बेसिकली डिस्टिलेशन का फर्स्ट पार्ट एवोपरेशन ही है कि वेपर्स के अंदर जो है वो वाटर जो है एवोपरेट होता है। आगे, अब बैटरी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बैटरी कन्वर्ट्स डैश इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी बैटरी जो है वो कौन सी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है? पोटेंशियल, केमिकल, न्यूक्लियर या मैकेनिकल? तो हमारी घर की जो कार्स वगैरह होती हैं, जो हमारी मोटरसाइकिल भी है, ये उसके अंदर एक बैटरी लगी होती है ना, तो वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। या सो द केमिकल एनर्जी, दैट्स द राइट आंसर। यानी बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप ये देख लें, बैटरीज जो ये हैं इनके अंदर बेसिकली कुछ केमिकल एनर्जी का पोटेंशियल होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लेट्स मूव ऑन। करंट इज़ अ फ्लो ऑफ, वी हैव डिस्कस दैट करंट जो है वो क्या है? इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या वोल्टेज। सो बेसिकली करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर दी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। मैंने आपको पहले ही कहा था कि
करंट कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टिंग वायर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स होता है। द यूनिट ऑफ चार्ज इज़, चार्ज का यूनिट क्या है, वोल्ट, कॉलम, ओहम या वॉट, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। सो द यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम। मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है उसको कूलम में नापा जाता है। ओके ओके, इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन्स को किसने डिस्कवर्ड किया था, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, FW एंस्टन या रदरफोर्ड। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी इन चारों हजरात में से किसने की थी, या इट्स जे थॉमसन। ये इनका आप स्केच देख सकते हैं। इन्होंने बेसिकली डिस्कवर किया था कि कोई एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा होता है, राइट। ओके, द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बताइए रूम टेम्परेचर पे कोई भी मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, जिंक, निकल, ये इसकी स्पेलिंग गलत है, निकल, लीड या मर्करी। सो इसका जवाब भी आप सबको आता होगा, यस इट्स डेफिनेटली मरकरी। ठीक है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म के अंदर रहता है, और ये मर्क्यूरी ही है जो कि हमारे थर्मामीटर्स के अंदर होता है। इसका साइंटिफिक नेम है हाइड्रेजियम, ठीक है, और इसका सिंपल Hg है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ओके नेक्स्ट, द एनर्जी यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ अ सेल इज कॉल्ड, जो हमारी बॉडी के सेल हैं, यहाँ पे बॉडी के सेल की बात हो रही है, बायोलॉजिकल सेल की, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेल की नहीं। तो ये जो बायोलॉजिकल सेल है उसकी एनर्जी क्या है भाई, उसको भी तो एनर्जी चाहिए, उसका क्या एनर्जी करेंसी है उसकी, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ATP या नन ऑफ दीज। कैसे सेल जो है अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करेगा। सो यस इट्स ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP जो है वो सेल की एनर्जी है, सेल को चाहिए ये ATP। यहाँ पे एक साइकिल बनी हुई है, पहले एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, उसके अंदर फिर एक और फॉस्फेट का ग्रुप ऐड हो जाता है, तो ये डाई से ट्राई हो जाता है, ठीक है। और ये जब ATP बनता है तो ये एनर्जी के साथ प्रोड्यूस होता है। एनर्जी स्टोर ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन सेल लेवल के ऊपर हो रही है उसके अंदर एनर्जी इस तरह से होती है। और एनर्जी यूज्ड एज अ फ्यूल नॉर्मल सेलुलर फंक्शंस के लिए, तो उसकी ये फिर इस तरह से ATP में कन्वर्ट होगा, और ये एक जो है वो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जैसे ही अलग होगा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो जैसे वहाँ पे एनर्जी को इस फॉस्फेट के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके ATP बन रहा था, तो जब सेल अपने नॉर्मल फंक्शंस कर रहा होता है तो वहाँ से इस एनर्जी के फॉस्फेट को मॉलिक्यूल को निकाल के ATP बनाता है और फिर एनर्जी मिल जाती है। सो ऑल इन ऑल बात यह है कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज़ द एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ सेल। इसको भी ये रखते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर्स, अल्लाह हाफिज़।